गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज सुनाई दे रही दीपक? यस सर। चलो ठीक। सर क्या हुआ इस्माइल? सर बोल रहे हैं सर, आप गूगल क्लासरूम में जो नोट्स भेजते हैं ना सर, हाँ हाँ सर वो सर पीडीएफ में बना देते ना सर, अच्छा होता, उसमें अलग अलग दिखना पड़ता है, दिक्कत होता था। अच्छा, उसको सिंगल पीडीएफ फाइल को बना के भेज। हाँ सर, सिंगल फाइल में बना कर देते तो ठीक होता है। उसमें जो अलग अलग देखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, सीरियल भी पता चलता नहीं। ठीक है, चलो फिर पीडीएफ बना दूंगा जो मैं क्लास दूंगा उसका। यस सर। बाकी दूसरे प्रोफेसर देते हैं क्या पीडीएफ बना करके? ये सर सिंगल फाइल में बना के देते हैं सर, सिंगल फाइल में ही तो अच्छा लगता है, जो एक क्लास अच्छा का सिंगल फाइल में जितना। अच्छा, एक क्लास का जितना लेक्चर लिए रहते हैं उसको सिंगल फाइल बना के देते हैं। यस सर। चलो ठीक है, फिर यस मैं सर। पीडीएफ में सिंगल बना करके उसको फाइल बना के दे दिया तो। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शुभजीत। चलो, तो ये तुम लोग को स्लाइड नजर आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही। चलो ठीक। तो ऑटोमोबाइल में हम लोग इसकी पहली वाली क्लास का रिकैप पे पहुंचना चाहूंगा। रिकैप में स्टार्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। इसके पहले हम लोग पर्पस ऑफ फ्रेम को पढ़े थे। पर्पस ऑफ फ्रेम में हमने देखे थे कि क्या पर्पस है इंजन बॉडी के, व्हील का, ट्रांसमिशन असेंबली का, व्हीकल का फ्रेम का एक्चुअल में क्या पर्पस है। फ्रेम जो है वो क्या इफेक्ट डालता है जब हम उसको व्हीकल को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये मैंने पर्पस ऑफ फ्रेम बताया था। फिर कंस्ट्रक्शन डिटेल बताया था। कंस्ट्रक्शन डिटेल चेसिस फ्रेम का कंस्ट्रक्शन डिटेल का डिस्कस किए थे, जिसमें कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन था और यूनिटाइज्ड बॉडी डिजाइन था। यूनिटाइज्ड बॉडी डिजाइन, तो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में चेसिस फ्रेम जो आता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, जिसमें साइड लॉन्गिट्यूडनल मेंबर रहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मेंबर के साथ में क्रॉस मेंबर अटैच होता है। तो ये मैंने बताया था। बीच में डायगोनल क्रॉस मेंबर होता है। डायगोनल क्रॉस मेंबर होता है किसमें? कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन फॉर पैसेंजर कार के लिए। इस पैसेंजर कार के लिए स्पेशली बना रहता है। और ये जो पैसेंजर कार के लिए जो चेसिस फ्रेम बना होता है वो अपस्वेप्ट अपवर्ड में थोड़ा सा कर्ड होता है, इंड पोर्शन में, रियर में और फ्रंट में स्वेप्ट होता है, कर्ड अपवर्ड होता है, या बोलो तो स्वेप्ट अपवर्ड होता है, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ कर्वेचर बना करके फिर फ्लैट होता है। उसके बाद फिर इंड में कर्वेचर बना करके फ्रंट में रहता है।
तो ये था कन्वेंशनल चेसिस कंस्ट्रक्शन फॉर पैसेंजर कार। फिर मैंने कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन फॉर कमर्शियल व्हीकल के लिए मैंने बताया था, कमर्शियल व्हीकल के लिए क्या होता है चेसिस कंस्ट्रक्शन। तो उसमें वो एक स्ट्रेट होता है, फ्रेम होता है, स्क्वायर फ्रेम होता है, इसमें क्रॉस मेंबर अटैच होते हैं और रेनफोर्स्ड होता है, और साइड मेंबर के साथ में चेसिस फ्रेम रेनफोर्स्ड होते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको क्रॉस मेंबर जो है कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल के लिए चेसिस फ्रेम का कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में डील किया था कि क्या इसकी क्वालिटी होती है, क्यों इसको अपस्वेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये वर्टिकल मूवमेंट को बियर कर सके और इजीली टर्न ले सके। जहां पर अगर हमको कर्वेचर पर अगर हमको टर्न लेना हो तो इजीली टर्न कर सकते। हैवी व्हीकल के लिए मैंने ये बताया था। अच्छा, इजीली टर्न हो सके कि और भी मैन्यूवरेबिलिटी होती है किसमें, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन फॉर पैसेंजर कार में। पैसेंजर कार में अपस्वेप्ट होता है तो उसके कारण ये और भी इजीली मैन्यूवरेबल होता है, ताकि और भी अपस्वेप्ट होने के कारण सस्पेंशन सिस्टम को भी काफी रिलीज करता है, काफी अच्छे से रिलीज करता है। तो ये मैंने बताया था कि इस कारण ये अपस्वेप्ट किया जाता है। दूसरा वाले में व्हीकल जो है ये मैंने कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन कमर्शियल व्हीकल के लिए मैंने बताया था। फिर मैंने यूनिटाइज्ड बॉडी डिजाइन के बारे में बताया था। फ्रेम या यूनिटाइज्ड बॉडी डिजाइन यानी कि फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन वाला भी होता है चेसिस फ्रेम, जो कि यूनिटाइज्ड बॉडी कहलाता है। बॉडी के बारे में अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ये यूनिटाइज्ड बॉडी फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें फ्रेम होता नहीं है, सारा जो बॉडी जो है वो एक दूसरे से बोल्टेड होता है या रेनफोर्स्ड बोल्टेड टुगेदर होता है या फिर वेल्डेड होता है। और ये जो है इस पूरी बॉडी को एक फ्रेम के साथ में व्हील के सस्पेंशन सिस्टम का अटैच कर दिया जाता है। तो ये जो इसका फ्लोर भी जो होता है वो यूनिटाइज्ड बॉडी के साथ एकोमोडेट होता है, कि मैंने आपको यूनिटाइज्ड बॉडी डिजाइन बताया था। फिर मैंने फ्रेम के सेक्शन के बारे में बताया था, किस टाइप का फ्रेम सेक्शन यूज होता है। फ्लैट सेक्शन यूज होता है, चैनल सेक्शन यूज होता है, ट्यूबुलर सेक्शन यूज होता है, बॉक्स सर्कल सेक्शन यूज होता है। तो इन सब में इनका मैंने बताया था कि इनका क्या क्या क्वालिटी होती है, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फ्लैट सेक्शन जो होता है वो लिटिल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इस कारण फ्लैट सेक्शन को रेयरली यूज किया जाता है। आज की डेट में नहीं तो पहले फ्लैट सेक्शन आया करते थे। फिर चैनल सेक्शन इम्प्रूव्ड हुआ तो चैनल सेक्शन को इनबिल्ट करना पड़ा बाद में जाकर के ऑटोमोबाइल में, ताकि ये ऑफर करता है एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू बेंडिंग ऑफर करता है। फिर मैंने बताया कि ट्यूबुलर को काफी अच्छा चैनल सेक्शन होता है, इसमें इसकी एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू टॉर्जन होती है, ये काफी इम्प्रूव्ड कैपेसिटी बताता है विद इंक्रीमेंट ऑफ द डायमीटर के साथ में। और चौथा जो है मैंने बॉक्स शेप के बारे में, फ्रेम सेक्शन के बारे में बताया था। मतलब ये इस टाइप के सेक्शन जो है वो फ्रेम के जो चेसिस फ्रेम जो होता है उसके साथ ये इसी सेक्शन में ही पूरे पाइप साइड मेंबर लॉन्गिट्यूडनल मेंबर जो होता है वो इसी तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं इन्हीं शेप के साथ में टॉप हेड के बारे में बताया था। आई सेक्शन के बारे में बताया था, जो कि ऑफर करता है गुड रेजिस्टेंस टू बोथ द बेंडिंग और टॉर्जन। बेंडिंग टॉर्जन के लिए काफी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है आई सेक्शन। आज की क्लास में मैं आप लोग को फ्रेम मटेरियल के बारे में स्टार्ट करना चाहूंगा। आज की क्लास जो फ्रेम मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। फ्रेम जो होता है यूजुअली मेड होता है स्टील और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। आज की डेट में जो फ्रेम आ रहे हैं वो यूजुअली स्टील और एल्यूमिनियम से मिलकर बने होते हैं, और कुछ जो होते हैं कंपोजिट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। या तो स्टील एल्यूमिनियम दोनों के कंपोजिट मटेरियल बने होते हैं, या कुछ अनदर मटेरियल की कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेम जो होते हैं वो लाइट व्हीकल जो होता है उन सब का वो लो कार्बन स्टील से मिलकर बना होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेम जो होते हैं वो लाइट व्हीकल के लिए जो फ्रेम होते हैं लो कार्बन स्टील से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट जो होता है 0.15% से लेकर के 0.25% तक का कार्बन कंटेंट होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक एलॉय स्टील और निकल क्रोम जो कि हीट ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको भी यूज किया जाता है ट्रक के फ्रेम के लिए, ताकि बेटर ग्रेडिंग प्रोवाइड कर सके। तो एलॉय स्टील को यूज किया जाता है, जो कि निकल क्रोम होता है। निकल क्रोम का भी मटेरियल का भी बनाया जाता है एलॉय स्टील। तो ये फ्रेम के कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल होते हैं, क्योंकि एलॉय स्टील जो होता है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए उसे हम ट्रक के फ्रेम के लिए काफी यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेटर ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है। कुछ जो कंपोनेंट है जैसे कि यूनिटाइज्ड बॉडी कंपोनेंट्स या फिर फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन जो बॉडी होते हैं उसमें उनकी हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उसके लिए जो फ्रेम जो होता है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील से मिलकर बना होता है। हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना होता है, हाई स्ट्रेंथ स्टील का, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द कोलिजन के टाइम पे।
कॉलिजन के टाइम पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो होता है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील से मिलकर बना होता है, जो यूनिटाइज्ड बॉडी के लिए जो होता है। तो यूनिटाइज्ड बॉडी के लिए अलग मटेरियल यूज किया जाता है, चाहे वो फ्रेम यूनिटाइज्ड बॉडी के लिए जो बॉडी के लिए जो फ्रेम यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए अलग मटेरियल यूज किया जाता है। अलॉय स्टील और निकल क्रोम यूज किया जाता है ट्रक के लिए, बसेस के लिए। तो ये मटेरियल है जिसको हम यूज किए जाते हैं जब हम डिफरेंट कंस्ट्रक्शन चेसिस कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो। यहाँ पर एक टर्म आता है लोड ऑन द फ्रेम्स। लोड जो है फ्रेम पर जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम कार को कंसीडर कर रहे हो अपने मोशन में, चाहे मोशन में कार को कंसीडर कर रहे हो, रोड में जब वो ट्रेवल करता है, या चाहे हम ट्रक को कंसीडर कर रहे हो, तो ये जो व्हीकल स्ट्रक्चर है इसके इन दोनों जो ट्रक और कार जो भी व्हीकल स्ट्रक्चर है उसके पास एक विथ स्टैंड करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्टैटिक और डायनेमिक लोड के अगेंस्ट। स्टैटिक और डायनेमिक लोड जो अप्लाई होता है उसके अगेंस्ट को उसको विथ स्टैंड कर सके, उसके अगेंस्ट में स्टेबिलिटी कंसीडर कर सके, स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। तो वो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि ये विथ स्टैंड कर सके स्टैटिक लोड को, डायनेमिक लोड को। तो उस सिचुएशन में डायनेमिक लोड अप्लाई होता है, स्टैटिक लोड अप्लाई होता है, तो वो उसको विथ स्टैंड उसको रोक के रखने की, उसके प्रति रेजिस्टेंस ऑफर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। किसमें? जब हम कार व्हीकल को कंसीडर कर रहे हैं, चाहे ट्रक को कंसीडर कर रहे हो। तो होता क्या है, ये जो चेसिस फ्रेम जो होता है वो दो साइड मेंबर से मिलकर बना होता है। यहाँ पर फिगर ए आप देख ही रहे हो, साइड मेंबर से चेसिस फ्रेम बना हुआ है और साथ में क्रॉस मेंबर बना होता है, क्रॉस मेंबर। तो ये जो चेसिस फ्रेम है जो साइड मेंबर से बना हुआ है, क्रॉस मेंबर से बना हुआ है, उसमें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है जब व्हीकल जो है ट्रेवल करता है रोड सरफेस पर। तो उस सिचुएशन में उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ये जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डिफ्लेक्शन जो होता है उसके दो तीन कारण है, दो तीन कारणों के कारण उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो उसमें पहला हम देखते हैं कि जब ये जो व्हीकल जो है जब ट्रेवल करता है तो इस सिचुएशन में पैसेंजर का लोड अप्लाई होता है उसके सारे कंपोनेंट में, चेसिस फ्रेम पर जो है, चेसिस फ्रेम पर लोड अप्लाई होता है, कंपोनेंट पैसेंजर का लोड अप्लाई होता है, कार्गो का लोड अप्लाई होता है और लगेज का लोड अप्लाई होता है। तो ये जो लोड अप्लाई होता है उसके कारण बेंडिंग एक्शन क्रिएट होता है। बेंडिंग एक्शन जो क्रिएट होता है उसके कारण जो है ये यहाँ पर जैसे कि हम फ्रेम देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर डाउनवर्ड एक फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके पैसेंजर कार के पैसेंजर्स के कारण, उनके कार्गो के कारण, उनके लोड, उनके लगेज के कारण इस जो फ्रेम है, चेसिस फ्रेम है, उसमें लोड अप्लाई होता है, बेंडिंग लोड अप्लाई होता है। और ये जो बेंडिंग लोड अप्लाई होता है इसके कारण, इस बेंडिंग लोड के कारण इसमें सैगिंग फिनोमेना होता है। सैगिंग फिनोमेना यानी कि यहाँ पर जो चेसिस फ्रेम के मिड पोर्शन पे बेंडिंग हो रहा है, तो ये सैगिंग फोर्स जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जानते हैं, सैगिंग फोर्स जो होता है उसके कारण कर्वेचर अप्लाई होना, कर्वेचर जो है जनरेट होना। तो यहाँ से मिड पोर्शन पे कर्वेचर अप्लाई होता है और इंड पोर्शन पर व्हीकल पे यहाँ पर वर्टिकल फोर्स अप्लाई होता है। तो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो पहला डिफ्लेक्शन है इसे हम सिंपल बेंडिंग डिफ्लेक्शन कहते हैं। पहला डिफ्लेक्शन फोर्स जो है वेट के कारण जो जनरेट होता है उसे हम सिंपल बेंडिंग डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये पहला डिफ्लेक्शन कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि जब कभी जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है, व्हीकल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल है, जब ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है जो रोड पर जब ट्रेवल करता है, मोशन जब व्हीकल जब मोशन में रहता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो चेसिस फ्रेम पर डिफ्लेक्शन जनरेट होता है रोड शॉक्स के कारण। इसके जब वो बम्प से ट्रेवल करता है, गड्ढों से ट्रेवल करता है, पॉइंट्स से ट्रेवल करता है या ब्रेकर से ट्रेवल करता है, तो उस सिचुएशन में इसमें रोड शॉक्स जनरेट होते हैं। रोड शॉक्स जनरेट होते हैं, रोड के थ्रू व्हीकल पर शॉक्स जनरेट होता है, उसमें शॉक अप्लाई होता है। तो ये जो होता है वो जब रोड गड्ढों से गुजरता है या फिर बम्प से गुजरता है या फिर कहीं पॉइंट से गुजरता है, तो उस सिचुएशन में व्हीकल में शॉक एब्जॉर्बिंग होती है। ये जो शॉक एब्जॉर्बिंग होती है इसके दो प्रकार के कारण होते हैं। जब ये दो प्रकार का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, ये जो शॉक जो होता है जनरेट होता है, इसके कारण दो प्रकार का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। पहला डिफ्लेक्शन ट्विस्टिंग डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। ट्विस्टिंग डिफ्लेक्शन जो है जब ये ट्विस्टिंग डिफ्लेक्शन हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर पर ट्विस्टिंग डिफ्लेक्शन हो रहा है,
बी डायग्राम जो बता रहा है वो ट्विस्टिंग डिफ्लेक्शन को बता रहा है। इस ट्विस्टिंग डिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, कॉर्नर पे अपोजिट कॉर्नर पे वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स जनरेट होता है और उसके दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे वर्टिकल अपवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, मतलब उसमें ट्विस्टिंग जनरेट होती है। तो ये जो होता है डिफ्लेक्शन का एक कारण है जिसमें ट्विस्टिंग जनरेट होती है व्हीकल के रोड पे, व्हीकल के चेसिस फ्रेम पर। तो जब ये रोड ये होता किस कारण से है, जब ये व्हीकल ट्रेवल करता है रोड सरफेस पर तो उस सिचुएशन में अनइवन बैलेंस जनरेट होता है, कहीं पर गड्ढा होता है, कहीं पर ब्रेकर होता है और कहीं पर रोड का अनइवन सरफेस के कारण वहां पर चेसिस में लोड अप्लाई होता है। तो ये जो लोड अप्लाई होता है उसके कारण टॉर्जन इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये टॉर्जन इफेक्ट ट्विस्टिंग के कारण टॉर्जन इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ही है कि ये जो है ये एक कॉर्नर पे वर्टिकल डाउनवर्ड हो रहा है, दूसरे कॉर्नर पे वर्टिकल अपवर्ड हो रहा है। तो ये ट्विस्टिंग फोर्स डेवलप करता है। ट्विस्टिंग फोर्स डेवलप होता है तो उसके कारण क्या होता है कि ये अपवर्ड लोडिंग इसमें अप्लाइड होती है चेसिस फ्रेम पर और अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों में अनबैलेंस फोर्स जनरेट हो जाता है। तो ये जो है पहला जो है कि ट्विस्टिंग जनरेट होती है, अनबैलेंस फोर्स जो जनरेट होता है वो ट्विस्टिंग के कारण जनरेट होता है। तो ये भी एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो लोड ऑन द फ्रेम में ये एक कंसिडरेशन है। पहला जो था सिंपल बेंडिंग कंडीशन, दूसरा जो था ट्विस्टिंग कंडीशन या फिर टॉर्जन इफेक्ट जनरेट होता है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम टॉर्जन इफेक्ट कहते हैं, टॉर्जन इफेक्ट ऑन द ऑटोमोबाइल चेसिस फ्रेम। तो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। इसमें तीसरा जो है बेंडिंग और टॉर्जन का कॉम्बिनेशन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो ये जो तुम्हारा जो चेसिस फ्रेम है उसमें जब व्हीकल ट्रेवल करता है रोड सरफेस पर तो उस सिचुएशन में बेंडिंग और टॉर्जन दोनों कॉम्बिनेशन में इस पे अप्लाई होने लगते हैं। बेंडिंग भी अप्लाई होता है और टॉर्जन भी अप्लाई होता है। तो उसके कारण इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो जनरेट होता है वो क्या होता है कि वो साइड जो इंड ऑफ द चेसिस मेंबर है, चेसिस के फ्रेम है, चेसिस फ्रेम के इंड ऑफ द साइड मेंबर पे जनरेट होता है, इंड ऑफ द साइड मेंबर पे जनरेट होता है। और रेक्टेंगुलर फ्रेम जो होता है, ये जो साइड मेंबर पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट होता है, ये जो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ इंड पोर्शन पे, एक इंड पोर्शन पे यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट हो रहा है, दूसरे इंड पोर्शन पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ये जो इंड पोर्शन पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट हो रहा है उसके कारण पैरेललोग्राम शेप में अफेक्शन प्रोड्यूस होता है। पैरेललोग्राम शेप में अफेक्शन प्रोड्यूस होता है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन से। ये पैरेललोग्राम शेप में यहाँ पर जो है ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर, पैरेललोग्राम शेप में फोर्स अप्लाई होता है। तो ये भी एक डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करता है, डिफ्लेक्शन जनरेट करता है। व्हीकल जब ट्रेवल करता है रोड सरफेस में, जब उसमें शॉक्स एब्जॉर्ब होते हैं व्हीकल में, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर तीसरे प्रकार का डिफ्लेक्शन जनरेट होता है जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फ्रेम जो है उस पे पहला तो बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग फोर्स अप्लाई होता है। दूसरा जो है जब फ्रेम अनइवन सरफेस में ट्रेवल करता है तो उस सिचुएशन में टॉर्जन इफेक्ट जनरेट होता है। तीसरा जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट होता है। तो ये तीन प्रकार के डिफ्लेक्शन है जो कि लोड ऑन द फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो ये तुम्हारा लोड ऑन द फ्रेम था। अब आते हैं एक नए टर्म में बॉडी के टर्म में एक नया टर्म्स आ रहा है बॉडी। बॉडी जो होता है व्हीकल का पार्ट होता है जो कि कैरी करता है ड्राइवर को, पैसेंजर को, कार्गो को कैरी करता है। बॉडी जो होता है ऑटोमोबाइल व्हीकल का जो मेन बॉडी जो होता है, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में ड्राइवर का वेट भी होता है, पैसेंजर का भी वेट होता है और कार्गो को भी कैरी करता है, इन तीन सभी को कैरी करता है। ये जो बॉडी जो होता है मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन जो होता है वो स्टील शीट से मिलकर बना होता है, जो कि 0.6 mm थिकनेस से लेकर के 0.6 mm थिकनेस से लेकर के 3 mm थिकनेस तक का होता है। और ये जो बॉडी जो होती है वो वेल्डेड होती है बॉक्स शेप में। तो ये जो बॉडी है वो बीम सपोर्टेड होता है एट द एंड ऑफ द व्हील्स पर, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। और ये जो एट द ईच एंड पर, व्हील्स के एंड पर ये सपोर्टेड होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है बॉडी की कंस्ट्रक्शन जो होती है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये
मिडिल पोर्शन पे सैगिंग को फिनोमेना को अप्लाई ना कर सके। तो जब हम बॉडी को डिजाइन करते हैं या बॉडी को मैन्युफैक्चर करते हैं तो इतनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये मिडिल पोर्शन पे इसका सैगिंग फिनोमेना अप्लाई ना हो सके। तो ये बॉडी को डिजाइन करते समय या बॉडी को मैन्युफैक्चर करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। और ये जो कार जो है उसकी एक रेजिस्टेंस टू टॉर्जनल स्टिफनेस की क्वालिटी भी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ताकि ये जो ट्विस्टिंग स्ट्रेस जो इम्पोज होता है जब इरेगुलर रोड सरफेस के कारण, उस सरफेस के कारण में उस इरेगुलर सरफेस कारण जब जो ट्विस्टिंग स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी पे, तो उसको भी वो रजिस्ट कर सके, उसको भी सस्टेन करके रख सके, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए जब हम बॉडी को क्रिएट करते हैं या बॉडी को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो कंप्लीटली बॉडी है उसका जो है मेन पार्ट मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये कार बॉडी है। कार बॉडी में यहाँ पर देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो कार बॉडी के सामने पर जो है ये यहाँ पर एक बोनेट शो कर रहा है, बोनेट ओवर द कंपार्टमेंट। यहाँ पर ये जो ये बोनेट ओवर द कंपार्टमेंट। यहाँ पर दूसरा जो उसकी कांच है, जो शील्ड है, वो कर्व्ड विंड स्क्रीन मेड ऑफ द सेफ्टी ग्लास गिव्स द ड्राइव्स और गुड फील्ड विजन है। गुड फील्ड विजन को शो कर रहा है, ये सेफ्टी ग्लास और गुड फील्ड विजन को शो कर रहा है। तो ये कर्व्ड विंड स्क्रीन का पोर्शन है, बॉडी के अंदर में आता है। बॉडी के अंदर में विंड स्क्रीन पिलर है। विंड स्क्रीन पिलर भी, ये विंड स्क्रीन जो है उसके लिए जो पिलर है वो विंड स्क्रीन पिलर कहलाता है, जो इसके कर्व्ड विंड स्क्रीन को पकड़ के रखता है, उसको सस्टेन करके रखता है। यहाँ पर बीच में जो ये जो दिखाई दे रहा है वो डोर पिलर है। डोर पिलर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूफ के लिए। रूफ के लिए डोर पिलर है। यहाँ पर रूफ के लिए यहाँ पर ये डोर पिलर है। ये साइड में जो पिलर दिखाई दे रहा है ये रूफ के लिए है। यहाँ पर पीछे का जो पोर्शन है रियर क्वार्टर पिलर है, जो कंटेन करता है एक्सट्रैक्टर को ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पर ये रियर क्वार्टर पिलर है, ये रियर क्वार्टर पिलर पोर्शन है दिखाई दे रहा है। यहाँ पीछे का जो पोर्शन है वो बूट कहला रहा है, और ये जो पीछे में जो बम्पर है ये रियर बम्पर है, और सामने का बम्पर जो होता है फ्रंट बम्पर कहलाता है। यहाँ पर जो ये जो कुछ कारों में जो यहाँ पर एक पट्टी दिखाई देती है ब्लैक कलर की, या कुछ कारों में होता है, आप सूमो में देखे होंगे, सफारी में देखे होंगे। तो ये बॉडी सील है जो यूजुअली मेजर स्ट्रेंथ मेंबर होता है, जो कि स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये बॉडी सील का पोर्शन है। और यहाँ पर जो है ये जो डोर का जो साइड का पोर्शन है, और जो पीछे का डोर और सामने का डोर है, उसके लिए साइड पैनल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, साइड इम्पैक्ट के टाइम पे। तो ये बॉडी के कंपोनेंट है, इसको हम डील में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है बोनेट। बोनेट को हम हुड कहते हैं। ये बोनेट जो है ये ऊपर का इंजन कंपोनेंट, ये जो होता है वो इंजन कंपार्टमेंट के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम बोनेट कहते हैं या हुड कहते हैं, बॉडी का कंपोनेंट है ये। दूसरा जो है कर्व्ड विंड स्क्रीन। कर्व्ड विंड स्क्रीन होता है दूसरा पोर्शन है। ये कर्व्ड विंड स्क्रीन जो होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, जो ग्लास जो होता है, जो जिस पर उसे हम स्क्रीन को उसे हम कर्व्ड विंड स्क्रीन कहते हैं। ये जो होता है स्पेशली मेड होता है सेफ्टी ग्लासेस से, ताकि ये ड्राइवर को गुड फील्ड ऑफ विजन प्रोवाइड कर सके। गुड फील्ड ऑफ विजन, विजिबिलिटी के लिए काफी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सके ड्राइवर को, उसके लिए ये जो होता है कवर अप किया जाता है, गुड कर्व्ड विंड स्क्रीन कहलाता है। तीसरा जो है विंड स्क्रीन पिलर है। विंड स्क्रीन पिलर जो है वो तीसरा कंपोनेंट है बॉडी का, या वन ऑफ द कंपोनेंट है। विंड स्क्रीन पिलर जो है ये प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है विंड स्क्रीन ग्लास को। ये जो आपका जो विंड स्क्रीन ग्लास है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये वाला जो पोर्शन है वो विंड स्क्रीन पिलर कहलाता है। चौथा कंपोनेंट है बॉडी सील। बॉडी सील ये यूजुअली मेजर स्ट्रेंथ मेंबर होता है स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर बॉडी सील जो है ये जो मेजर स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर होता है, काफी वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जाता है। तो ये बॉडी सील का पोर्शन है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये बॉडी सील का पोर्शन है। तो यूजुअली इट इज अ मेजर स्ट्रेंथ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर होता है। फिफ्थ जो होता है डोर पिलर। फिफ्थ कंपोनेंट है यहाँ पर डोर पिलर है। डोर पिलर जो होता है प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर रूफ एंड कैरीज हिंजेस एंड डोर लॉक्स को। तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर रूफ और हिंजेस और डोर लॉक प्रोवाइड करने के लिए डोर पिलर होता है। यहाँ पर डोर पिलर जो है डोर पिलर कंपोनेंट है।
छठवा जो है रियर क्वार्टर पिलर। रियर क्वार्टर पिलर जो है ये कंटेन करता है एक्सट्रैक्टर को वेंटिलेशन सिस्टम के लिए, वेंटिलेशन सिस्टम के लिए एक्सट्रैक्टर प्रोवाइड करता है। तो रियर क्वार्टर पिलर जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो रियर क्वार्टर पिलर है वो यहाँ पर दिख रहा है। रियर क्वार्टर पिलर जो है वो ये जो तुम्हारा ये जो पोर्शन है वो रियर क्वार्टर पिलर है, और ये जो रियर क्वार्टर पिलर जो है वो एक्सट्रैक्टर को कंटेन करके रखता है वेंटिलेशन सिस्टम के लिए। तीसरा जो है बूट। बूट जो है जो लगेज पोर्शन जो होता है, लगेज कंपार्टमेंट जो पोर्शन होता है जहां पर लगेज रखने का पोर्शन होता है, उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम बूट कहते हैं। सामने वाला जो है उसे हम बोनेट या हुड कहते हैं, और जो पीछे वाला जो पोर्शन है उसे हम बूट कहते हैं। बूट पोर्शन जो होता है बूट नॉमेनक्लेचर में दिया गया है। तीसरा आठवां जो है वो है डोर और साइड पैनल। डोर और साइड पैनल दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो व्हीकल कंपोनेंट है इसके लिए यहाँ पर डोर और साइड पैनल दिए हुए हैं। डोर और साइड पैनल जो होता है स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट द सम साइड इम्पैक्ट। साइड इम्पैक्ट को रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए, अगर कभी अगर कोलिजन होता है तो साइड इम्पैक्ट को साइड पोर्शन को रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए, इम्पैक्ट को रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए, तो साइड पैनल का जो होता है ये पोर्शन जो होता है डोर और साइड पैनल कहलाता है। इसमें इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये इम्पैक्ट को रजिस्ट कर सके, अंदर बैठे हुए जो अगर पैसेंजर हैं उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, उनको उसके लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऑफर कर सके। तो नौवां जो है वो बम्पर है। बम्पर जो होता है वो आप जानते ही हो कि हॉरिजॉन्टल बार होता है, बम्पर जो होता है वो फिक्स्ड होता है फ्रंट में और बैक साइड में मोटर व्हीकल के, रिड्यूस जो कि सीरियसली डैमेज को कोलिजन के टाइम पे जो डैमेज होता है उस सिचुएशन में ये जो बम्पर है वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इस सिचुएशन में आपका जो इंजन है और जो लगेज है अगर रहता है वो सेफ रहता है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द बम्पर। तो ये फ्रंट बम्पर फ्रंट में होता है और रियर बम्पर रियर में होता है। 10वां जो होता है वो है फ्लोर पैनल्स। फ्लोर पैनल जो होता है वो स्टीफनेस रिबिंग स्टीफनेस प्रोवाइड करता है। रिबिंग स्टीफनेस जो होता है वो तुम्हारा जो है फ्लोर पैनल, फ्लोर का जो पैनल है फ्लोर में जो अटैच होता है वो इन सारे मोनोकोक कंस्ट्रक्शन को एक रिब प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये फ्लोर पैनल जो होता है वो रिब्ड फॉर स्टीफनेस होता है, स्टीफनेस को प्रोवाइड करता है। तो ये तुम्हारा 10 पार्ट होते थे, 10 पार्ट होते हैं बॉडी के। बेसिकली ये जो आज का मॉडर्न जो है स्ट्रक्चर है उसके नॉमेनक्लेचर डिफरेंशिएट हो सकते हैं, पर एक एवरेज टाइम पर जो सबसे ज्यादा चलती थी गाड़ियां आपके 80s के टाइम पर, 90s के टाइम पर और 2000 के 10 तक के टाइम पर, तो उन सब का जो नॉमेनक्लेचर है वो एवरेजली अगर हम कंसिडर करें तो वो ये एवरेज को कंसिडर किया जाता था। आज की डेट में न्यू टर्म्स भी आ सके हैं, तो आप अगर आप नेट में देखेंगे तो हो सकता है कुछ नए नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किए गए होंगे बॉडी के लिए, पर ये एक टाइम पीरियड पर 90s में 80s में इस टाइप के एवरेज स्ट्रक्चर आते थे और उनके लिए बॉडी के कंपोनेंट, बॉडी की टर्मिनोलॉजी होती थी। तो ये ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए अगर कहीं पूछेगा तो वो आप इन सबको इस आंसर में आप दे सकते हो। ये बोनेट किसे कहते हैं, हुड किसे कहते हैं, डोर बिल किसे कहते हैं, बॉडी सील किसे कहते हैं, ये बताने के लिए अगर कहीं कोई एक्सटर्नल पूछता है तो ये है बॉडी के टर्म्स। यहाँ पर एक टर्म आता है व्हीकल बॉडी एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जो कि कंसर्न करती है जब कोई प्रोसेसेस को, जब कोई बॉडी ऑब्जर्व किया जाता है एयर फ्लोइंग अराउंड में कंसिडर किया गया हो। अगर कोई बॉडी है ट्रेवल कर रही है और उसमें एयर फ्लो हो रहा है तो उस सिचुएशन में ये एक एरोडायनेमिक्स ब्रांच है जो कि फिजिक्स की ब्रांच है, वो कंसर्न की जाती है जब कोई बॉडी के आसपास एयर फ्लो हो रहा होता है। तो ये स्टडी जो होती है वो सॉलिड बॉडी जब मूव कर रहा होता है एटमॉस्फेयर पे या उसके सर्कमफेरेंस पे सॉलिड बॉडी के आसपास एयर फ्लो होता है, तो उस सिचुएशन में इंटरेक्शन कंसिडर होता है, इंटरेक्शन जगह ले लेता है उस सिचुएशन में, और बॉडी सरफेस पर और उसके सराउंडिंग एयर के रिस्पेक्ट में वहां पर फोर्स अप्लाई होता है जो कि एरोडायनेमिक्स फोर्स होता है, जो कि जब गाड़ी रिलेटिवली स्पीड मेंटेन कर रही होती है या सराउंडिंग या फिर विंड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो उस सिचुएशन में
ये एरोडायनेमिक्स कंसिडर्ड होता है, ये फिनोमेना एरोडायनेमिक्स फिनोमेना अप्लाई होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है रिड्यूसिंग द फ्यूल कंजम्पशन फैक्टर होता है। अगर ये एरोडायनेमिक फोर्स अप्लाई होता है तो अगर व्हीकल लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होता है तो उस सिचुएशन में ये फ्यूल कंजम्पशन को काफी इफेक्ट करता है। ये जो आपका जो एरोडायनेमिक्स जो फोर्स है वो फ्यूल कंजम्पशन को काफी इफेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये जब ट्रैफिक के सिचुएशन में होता है तो उस सिचुएशन में एवरेज हाई स्पीड को भी अफेक्ट करता है, आपका एवरेज स्पीड को भी अफेक्ट करता है इकोनॉमिकली। तो ये एरोडायनेमिक फोर्स जो है वो एक वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है जब हम व्हीकल को डिजाइन करते हैं। तो इसके रिगार्ड में एरोडायनेमिक्स के रिगार्ड में फॉलोइंग सम ऑफ द फीचर्स हैं व्हीकल डिजाइन के टाइम पे। फॉलोइंग फीचर्स हैं। पहला फीचर जो है एरोडायनेमिक के टाइम पर लार्जर कॉर्नर रेडाई ऑन द फ्रंट सेक्शन पर लार्जर कॉर्नर रेडाई जो है वो उसको अफेक्ट करता है। तो उस सिचुएशन में हमको लार्जर कॉर्नर रेडाई को भी कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ पर लार्जर कॉर्नर रेडाई एक फीचर है जब हम एरोडायनेमिक फोर्स को कंसीडर करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल में। तो दूसरा फीचर जो है जो अफेक्ट करता है लो लेवल फ्रंट स्कर्ट्स। आपका जो रोड का जो एक साइड होता है जहां पर रोड का जो डामर जो होता है वो एंड खत्म हो जाता है, यानी कि उसका जो स्पेस है व्हीकल का वो खत्म हो जाता है। तो एक सरफेस एक रीजन आता है, एरिया आता है जहां पर मिट्टी वाला एरिया भी रहता है और डामर वाला एरिया भी रहता है। तो उसमें थोड़ा सा जो एरिया होता है जिसमें व्हीकल ट्रेवल कर सके, उस सिचुएशन में वो स्कर्ट्स करने की घसीटने की जो है वो ऊपर खापड़ में टायर की घसीटने की भी फिनोमेना होती है। तो ये व्हीकल एरोडायनेमिक जब कंसीडरेशन में आता है व्हीकल, तो उस सिचुएशन में वो जब गाड़ी ट्रेवल करता है उस पोर्शन पर तो उसको काफी इफेक्ट करता है। इसलिए एरोडायनेमिक फोर्स को भी हम इम्पोर्टेंस दिया जाता है जब हम डिजाइन करते हैं कार व्हीकल को। तीसरा जो है फेयरिंग अबव एंड बिहाइंड द ड्राइवर्स कैबिन के लिए अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम एरोडायनेमिक डिजाइन करते हैं तो ड्राइवर के पास में कैबिन के पास में बैठे हुए जो लोग हैं, जो स्पेस है, वो व्हीकल को डिस्टर्ब ना कर दे या व्हीकल के मोशन को कंफर्टेबली प्रोवाइड कर सके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस भी होना चाहिए। ये भी एरोडायनेमिक फोर्स को अफेक्ट करता है जब ड्राइवर कैबिन जो होता है उसमें जो तुम्हारा स्पेस है। तो बसेस जब हम देखते हैं, बसेस में ड्राइवर के कैबिन में कुछ पीपुल्स भी पैसेंजर भी बैठे होते हैं और सामान भी रखा होता है। तो एक अवेलेबिलिटी को भी मेन कंसीडर रखा जाता है कि जब एरोडायनेमिक फोर्स अप्लाई होगा फ्रंट में तो वो कितना इफेक्ट डालता है। तो ये भी एक फेयरिंग अबव एंड बिहाइंड ड्राइवर्स कैबिन जो है ये भी एक वन ऑफ द मेन फीचर है। चौथा जो है वो एरोडायनेमिकली शेप्ड मिरर चौथा कंपोनेंट है जो कि डिजाइन के टाइम पर इसको कंसीडर करना चाहिए। और पांचवा जो है इनक्लोज्ड स्टेप, यानी कि वन बाई वन ट्रेवल करते समय कितना स्मूथली ट्रेवल कर पा रहा है हमारा व्हीकल, कितना मैन्युवरेबिलिटी से ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये सारे 5 फीचर्स हैं जिसे हम एरोडायनेमिक फोर्स के टाइम पे कंसीडर करते हैं। ये टोटल ओवरऑल 5 फीचर्स हैं जिसको व्हीकल की व्हीकल बॉडी में एरोडायनेमिकली जब फोर्स अप्लाई होता है तो उस सिचुएशन में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ द एरोडायनेमिक स्टडी। हम एरोडायनेमिक स्टडी करते क्यों हैं? तो एरोडायनेमिक डिजाइन जो है फॉलोइंग एडवांटेज क्रिएट करता है। पहला एडवांटेज क्या है कि एरोडायनेमिक फोर्स को हम क्यों यूज करते हैं? पहला कारण है कि ड्रैग फोर्स जो है वो रिड्यूस्ड होना चाहिए। ड्रैग फोर्स इज रिड्यूस्ड ताकि ड्रैग फोर्स रिड्यूस हो सके। तो अगर ड्रैग फोर्स रिड्यूस्ड हो सकता है तो मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं सम पावर आउटपुट के लिए। मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अचीव कर सकते हैं सेम पावर आउटपुट के लिए। सेम पावर आउटपुट के लिए हम मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं ड्रैग फोर्स अगर रिड्यूस हो तो ये ड्रैग फोर्स रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा जो है फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द व्हीकल, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द व्हीकल को विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम कॉस्ट। तो फ्यूल कंजम्पशन जो है व्हीकल का वो रिड्यूस किया जाता है। अगर मैक्सिमम हम फ्यूल कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं अबाउट 35% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट के 35% जो होता है फ्यूल कॉस्ट का जो 35% है उसको भी हम अचीव कर सकते हैं
फ्यूल कंजम्पशन जो है व्हीकल का रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम इंपॉर्टेंस दे एरोडायनेमिक स्टडी को। तीसरा जो है ये बेटर अपीयरेंस और स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। आज की डेट में एक का वर्जन आ रहा है, उसका एक साल के अंदर में दूसरा वर्जन आ रहा है, तीसरा वर्जन आ रहा है, यानी कि उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन और बेटर अपीयरिंग और स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सके उसके लिए एरोडायनेमिक स्टडी जो है वो करना जरूरी होता है जब हम व्हीकल डिजाइन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस डालता है एरोडायनेमिक स्टडी का। चौथा जो है गुड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना जो है वो बाय रिड्यूसिंग द वेरियस फोर्सेस एंड मूवमेंट। बहुत सारे फोर्सेस जो एरोडायनेमिक स्टडी के दौरान अगर हम देखते हैं कि एरोडायनेमिक फोर्स अप्लाई होता है विंड के टाइम पर या लॉन्ग ड्राइव के टाइम पर जो अप्लाई होता है, तो उस सिचुएशन में इसमें बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं और मूवमेंट अप्लाई होते हैं जो कि गुड स्टेबिलिटी और सेफ्टी को अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है एरोडायनेमिक स्टडी का। पांचवा जो है ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम को प्रोवाइड करता है। तो उस सिचुएशन में ये हेल्प करता है एरोडायनेमिक स्टडी कितना वेंटिलेशन सिस्टम में क्या क्या रखा जाए। छठवा जो है हेल्प करता है अंडरस्टैंड डर्ट फ्लो और एग्जॉस्ट गैस फ्लो पैटर्न को के समय पे डर्ट फ्लो, कितना डर्ट अप्लाई हो रहा है, कितना धूल मिट्टी लग रही है और कितना एग्जॉस्ट गैस हमारा जो है कितने इजीली बाहर एग्जॉस्ट हो जा रहा है। तो ये जो है डर्ट फ्लो इस फिनोमिना को भी स्पेशली अंडरस्टैंड करने के लिए एरोडायनेमिक स्टडी काफी अच्छा इम्पैक्ट डालता है। सातवां जो है वो है एरोडायनेमिकली नॉइज। आपका जो एरोडायनेमिकली नॉइज जो जनरेट होता है बॉडी जो मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें नॉइज जनरेट होता है। एरोडायनेमिकली नॉइज जो है रिड्यूस किया जा सकता है जो कि क्वाइट रनिंग ऑफ द व्हीकल के लिए काफी सक्सेसफुल होता है। तो क्वाइट रनिंग के लिए काफी सक्सेसफुल होता है। तो ये आज का जो था ये एरोडायनेमिक्स के स्टडी के साथ में आप लोग का जो क्लास था, तो इसमें आज के लिए यहीं तक रखें। आप लोगों को क्लास समझ में आई? यस सर। तो ये समझ में आई ना? तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, तो मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि चेसिस का मटेरियल क्या होता है। मटेरियल के बाद मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को उसमें जो लोड क्या क्या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, वर्टिकल बेंडिंग लोड अप्लाई होता है और हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होता है। ट्विस्टिंग और बेंडिंग के कॉम्बिनेशन में टॉर्जन इफेक्ट भी जनरेट होता है। मतलब ये मैंने लोड अप्लाई जो डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हुआ है वो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें बॉडी के पार्ट्स क्या क्या है, बॉडी के बारे में बताया। मोनोकॉक जो बॉडी है, तो बॉडी में क्या क्या पार्ट होते हैं। एवरेजली जो 80s और 90s के दशक के जो 80 और 90 के दशक के जो कार थे, ऑटोमोबाइल व्हीकल थे, उनके यही नॉमेनक्लेचर होते हैं। आप इस विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया जो भी आप लोग उसमें सर्च कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि एवरेजली जो कार के जो बॉडी के नॉमेनक्लेचर होते थे, टर्म्स जो होते थे, बोनेट किसे कहते हैं, हुड किसे कहते हैं, ये सब जो है, साइड बम्पर फ्रंट बम्पर क्या है, डोर पिलर क्या है, ये सब जो है आज की 2005 तक का जो आपका जो मॉडल है, 2010 तक का जो मॉडल, उनमें ये सब नॉमेनक्लेचर आते हैं।